नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3 दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बेसिकली चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, मिनरल्स के बारे में और पावर रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और पावर रिसोर्सेज क्या है उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी सी कहानी है, इसको आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। हम अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्या होता है, मिनरल होते क्या हैं, है ना, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। जो नेचुरल, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ना, ये नेचुरली अकर होते हैं। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस। मिनरल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। मिनरल्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, है ना। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ज़्यादातर आपके रॉक्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वहीं पे इनका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिका। आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका, कहीं पे ये मिनरल हैं ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पे क्या है, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे एक्सेस कर सके। जैसे कि आपको बताया गया है अटलांटिक ओशन के बेड पे और अंटार्कटिका, ये आर्कटिक ओशन है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्कटिक ओशन कहाँ पे है, पोलर रीजन के पास है, और ये अंटार्कटिका भी क्या है, पोलर रीजन के पास है। इसकी वजह से यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ का क्लाइमेट जो होता है एक्सट्रीम होता है, इसकी वजह से एक्सेस करना इसको पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मिनरल आर फाउंड इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, है ना। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के मिनरल, और इनकी अलग अलग कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं। अब जियोग्राफी वहाँ की कैसी है, वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से आपको उसी टाइप के मिनरल देखने को मिलेंगे। कहीं पे देखने को मिलेगा आपको कम मिनरल है, कहीं पे देखने को मिलेगा आपको ज़्यादा मिनरल है। और ये क्या है, नेचुरली क्रिएटेड है ना, इसमें कोई इंसान का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है कि इंसानों ने ये मिनरल्स बना दिए, नहीं, ये नेचुरली आते हैं, है ना। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे उनका कलर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस कैसी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, जैसे वो सोल्यूबल है या नहीं है, उस हिसाब से हम मिनरल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब मिनरल के अब इस हिसाब से क्या हुआ है, मिनरल को भी डिवाइड किया हुआ है। अब मिनरल क्या, टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में हम देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मिनरल, कितने प्रकार के मिनरल होते हैं, यही पूछ रहे हैं हम, यही बता रहे हैं हमें। तो देखो, देयर आर द 3000 डिफरेंट मिनरल, कितने 3000 डिफरेंट मिनरल हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन आर क्लासीफाई एंड मेनली द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब उनके कंपोजिशन के बेसिस पे हमने उनको आइडेंटिफाई किया। आपसे पूछेंगे कौन से बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया है मिनरल को, तो कंपोजिशन के बेसिस पे। तो कंपोजिशन बेसिस पे हमने दो तरीके से आइडेंटिफाई किया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। और मेटल को भी दो तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है, फेरस एंड नॉन फेरस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मेटल बता दूं, जो हार्ड होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटलिक, और जो हार्ड नहीं होते हैं ना ज़्यादातर, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटलिक। और इसके बारे में हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। फेरस मतलब आयरन, एफ ई की फॉर्मूला किसका है, आयरन का है। जिसमें आयरन होंगे वो आयरन वाले मेटलिक हो जाएंगे, जिसमें आयरन नहीं होंगे वो नॉन आयरन वाले मेटलिक हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और इसको और डिटेल से डिस्कशन करते हैं। देखो, मेटल मिनरल करने मेटल इन रॉ फॉर्म्स, जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं ना, उनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं किसी कच्ची फॉर्म में। जो मेटल को हम क्या करते हैं, जो वो होते हैं हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, हीट भी होते हैं, एंड हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर, ये चमकते भी हैं। मेटल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये चमकते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और सम ऑफ एग्जाम्पल, ये सारे क्या हैं, इसके मेटल के एग्जाम्पल हैं, जिसको हमने दो बेसिस पे क्लासीफाई किया ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो ये क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया। इसको हम रॉ फॉर्म में निकालते हैं, है ना। अब फेरस क्या होते हैं, मेटेलिक मिनरल मे बी फेरस और नॉन फेरस, दो बेसिस पे मैंने बताया। अब फेरस क्या होते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैंगनीज क्रोमिक कंटेन आयरन, इसमें क्या होता है, आयरन कंटेन होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरस। नॉन फेरस क्या होते हैं, जिसमें आयरन कंटेंट, मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम ऑफ द मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये सारी चीज़ें इसमें कंटेन होती है।
लेकिन इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। जैसे फेरस से तो आपको मैंने बताया, नाम से ही पता चलता है, जिसमें आयरन होगा वो होंगे फेरस, जिसमें आयरन नहीं होगा वो होंगे नॉन फेरस। जैसे कुछ एग्जांपल आपको याद में रखना है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या हो गए, नॉन फेरस हो गए, इनमें आयरन नहीं देखने को मिलता है। अब नॉन मेटेलिक सब्सटेंस क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स, जिनमें मेटल्स नहीं होते, मैंने बोला है ना, जो हार्ड नहीं होते, मतलब मैक्सिमम क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर द एग्जाम्पल सच आर, ये क्या है, इस मिनरल, इस टाइप के मिनरल के एग्जाम्पल है। कौन से, नॉन मेटेलिक। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये सारे क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, माइनिंग के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू और क्वेरिंग के थ्रू। अब ये क्या होते हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, माइनिंग के थ्रू और ड्रिलिंग के थ्रू और क्वेरिंग के थ्रू। माइनिंग में भी दो तरीके से होती है, ओपन माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। अब इनको भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। माइनिंग होती क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे माइनिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम द रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग। द रॉक के अंदर जो मिनरल्स अवेलेबल है ना, उसको हम खोद के निकालते जो है ना, वही होती है हमारी माइनिंग। अब एक होती है ओपन शाफ्ट माइनिंग, है ना, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ मतलब कम डेप्थ पे जो अवेलेबल होते हैं ना, उसको हम इजीली रिमूव कर पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, उसके ऊपरी सतह से रिमूव कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ये आपको पता चल गया। जो कम डेप्थ पे तो है लेकिन कम डेप्थ में है, और जो ज़्यादा डेप्थ में है, डीप बोर करके हमें उसे निकालना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। ये आपको पता चल गया, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ये शैलो डेप्थ पे, कम डेप्थ पे, और शाफ्ट माइनिंग हमें नीचे थोड़ा डिग करना पड़ता है, थोड़ा और नीचे जाके करना पड़ता है, वो होती है हमारी शाफ्ट माइनिंग डेप्थ पे। तो सारे मिनरल जो डिपॉजिट होते हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मान लो ये अर्थ लेयर है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये ओपन कास्ट माइनिंग, फिर यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग, मतलब थोड़ी नीचे। अब इसको हमने जान लिया, अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। जैसे ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है बेटा, जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं ना, ड्रिल करके वेल्स वगैरह खोदते हैं, बोर करते हैं, बोरिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो पानी निकालते हैं ना, बोरिंग करते हो, है ना, बहुत नीचे तक, कोई 10-10 फुट, 50-50 फुट, वैसे ही इसमें भी 100-100 फुट तक ड्रिलिंग होती है। उसमें से आपको क्या मिलता है, आपको देखो ये सारी चीज़ें मिलती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अगर बिलो द अर्थ सरफेस, ये मतलब बहुत ही अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप करनी पड़ती है, तो उससे हमें क्या मिलती है, ड्रिलिंग। और क्वेरिंग क्या होती है बेटा, क्वेरिंग क्या होती है, नियर अर्थ सरफेस, एकदम अर्थ के सरफेस के पास ही होती है, वहीं से हम इजीली इसको डिग करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो, क्वेरिंग यहाँ पे है, तो ओपन कास्ट माइनिंग यहाँ पे है, और शाफ्ट माइनिंग यहाँ पे है, और ड्रिलिंग आपकी यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हो सबसे ऊपर कौन है, इजीली क्वेरिंग होती है, फिर उसके बाद ओपन कास्ट माइनिंग होती है, शाफ्ट माइनिंग होती है, उसके बाद आपकी होती है ड्रिलिंग। तो ये पता चल रहा है आपको कितनी गहराई है, सबकी डेप्थ अलग अलग है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन कितना डेप्थ है, तो ये आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा डेप्थ किसकी है। तो अब हम आ जाते हैं, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मतलब हमारे कितने वर्ल्ड में टोटल कितने कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट्स है ना, कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल में देखने वाले हैं। तो मैंने बताया मिनरल अकर इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, मिनरल अलग अलग टाइप की रॉक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि जैसे सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, और फिर कुछ मेटामॉर्फिक रॉक, और वाइल आर कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये क्या है, मैं आपको बता, ऑलरेडी मैंने इग्नियस रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो लावा होता है ना, जो फटता है ना लावा, तो जो लावा के अंदर से जो डिपॉजिट निकलते हैं वो बाहर आके फॉर्म हो जाते हैं और एक रॉक बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। और वही जो लावा निकलने के बाद जब ये फटता है, उसके बाद जो रॉक बनाता है, इसके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगता है, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। और बाद में क्या होता है, हवा चलती है, पानी चलता है, इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ से जो रॉक टूट टूट के वो अलग जाके डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और वहाँ पे सैंड की फॉर्म में टूट टूट के अलग जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मतलब ये तीनों क्या है, एक ही फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म इन्होंने बता रखी है, तो अलग, लेकिन इनमें डिपॉजिट जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। जनरली द मेटलिक मिनरल आर फाउंड, जो मेटलिक जो मिनरल होते हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं, आपको देखने को मिलेंगे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। ये जैसे लार्ज प्लेटू वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। आयरन और इन द नॉर्थ स्वीडन, आयरन और आपको कहाँ देखने मिलेगा, नॉर्थ स्वीडन में देखने को मिलेगा। कॉपर एंड निकल कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओंटारियो में देखने को मिलेगा। अफ्रीका में क्या देखने को मिलेगा, मिनरल फाउंड, देखो। और फिर कनाडा में आयरन निकल और
क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्या है एग्जाम्पल है किसके, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के। ये सारे क्या है एग्जाम्पल है जो जहाँ जहाँ पे मिलता है। और अभी हम देखेंगे, हम डिटेल से एक एक कंटिनेंट को देखेंगे, तो उसका टेंशन मत लो आप। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जो सेडिमेंट्री लगभग क्या होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन भी हम इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये क्या होते हैं मेटामॉर्फिक से ही तो बनते हैं ना। तो लेकिन क्या होता है इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये यंग फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर नॉन मेटेलिक मटेरियल मिनरल्स मिलते हैं, जैसे लाइमस्टोन आपको मिलता है। लाइमस्टोन जो लाइमस्टोन होता है ना, वो कहाँ डिपॉजिट ऑफ द कैस्कस रीजन ऑफ द फ्रांस। मैग्नीज कहाँ पे डिपॉजिट होता है, जॉर्जिया में डिपॉजिट होता है। और यूक्रेन में डिपॉजिट होता है। आपके मैग्नीज कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट बता रहे हैं ये लोग, जॉर्जिया एंड यूक्रेन में। फॉस्फेट कहाँ पे, फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जीरिया, मतलब अल्जीरिया में भी देखने को मिलता है। एंड आर सम, ये क्या है सम एग्जाम्पल है इसके। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। मतलब ये भी सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है हमको, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैप भी हम पैरेलली बेटा मैं मैप भी आपको दिखाता चलूँगा। तो सबसे पहले एशिया देख लेते हैं। इस मैप में हमारा एशिया कहाँ पे है, तो बेटा एशिया कंटिनेंट जो है ना, ये वाला कंटिनेंट पूरा क्या है, ये एशिया है ना। ये पूरा का पूरा एशिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये एशिया, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा आयरन डिपॉजिट है। तो द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। दो ये कंटिनेंट है जो वर्ल्ड का हाफ ऑफ द टिन, तो वर्ल्ड का ये एशिया ही प्रोड्यूस कर देता है। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे चाइना हो गया, मलेशिया हो गया एंड इंडोनेशिया हो गया। ये क्या है सबसे ज़्यादा टीन, तो यही लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। तो ये मैंने बता दिया। चाइना ऑल्सो लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द चाइना जो है वो लीड करता है किस में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। लेड, एंटीमनी और फिर टंगस्टन, ये सारी चीज़ें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना एक अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। एशिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ द मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ये सारी चीज़ें आपको एशिया में देखने को मिलेगी। तो एक बार मैं डायग्राम आपको बार बेटा डायग्राम आपको देख लेना है। ये देखो, ये है आपका, ये चाइना वाला हिस्सा है ना, ये साउथ चाइना सी है, मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा इंडिया। तो ये सारी चीज़ें, हिंद महासागर, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। ये है यूरोप आपका, ये है गल्फ कंट्रीज, ये है अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका सेंट्रल अमेरिका, और ऊपर क्या है आपका अंटार्कटिका। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप किस में लीड करता है, आयरन। ये भी यूरोप क्या है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है। एशिया क्या है, टिन प्रोड्यूसर है, लेकिन यूरोप क्या है, आयरन प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, आयरन। यूरोप क्या करता है, आयरन प्रोड्यूस करता है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रशिया। सबसे ज़्यादा आयरन और कहाँ पे डिपॉजिट है, रशिया में डिपॉजिट है, यूक्रेन में, स्वीडन में, फ्रांस में। और मिनरल डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो ये आपको पता चल गया ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मिलती है। बेटा आपको ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो आपको एक डायग्राम बना लेना, यूरोप में यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप यहाँ पे जैसे लेड भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है आपको, और जिंक देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है। ये आप ऐसे डायग्राम बना के चीज़ों को याद कर सकते हो। स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड में आपको देखोगे कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो यूरोपियन रशिया बोला हुआ है ना, तो जो रशिया है ना वो आधा थोड़ा यूरोप में भी है और ज़्यादातर लेकिन इसमें है, एशिया में है। तो जो ये वाला हिस्सा जो मिलता है ना यूरोप और रशिया का, तो उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। आया समझ में, तो उस पोर्शन को हम बोल देते हैं क्या, यूरेशिया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको, देखो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड थ्री जोन में आपको देखने को मिलेगा। एक कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक जो है होती है ना, वहाँ पे ग्रेट लेक है बेटा, वहाँ पे बहुत ही मतलब लेक्स, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स है, इसके लिए हमने उसे बोला ग्रेट लेक, है ना। तो ये क्या हो गई, ग्रेट लेक्स के और एप्लेंशियन रीजन में, और फिर उसके बाद माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट। तो ये हम देखने को मिलेंगे। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। तो कैनेडियन शील्ड रीजन में कौन कौन से आपको देखने को मिले, आपको आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, यहाँ पे कैनेडियन शील्ड में माइनिंग होते हैं। और एप्लेंशियन रीजन में कौन से माइनिंग होते हैं वो हम देखते हैं। एप्लेंशियन रीजन में कौन से, देखो एप्लेंशियन रीजन में आपको देखने को मिलेगा कोल,
कोल में खास करके कोल ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में क्या देखने को मिलेगा आपको, वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो नॉर्थ अमेरिका 3 जोन में डिवाइड है, ये आपको बता दिया। ये आपको देख लेते हैं बेटा, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा, ये कैनेडियन जोन है और ये नॉर्थ अमेरिका आपका जो अमेरिका है हमारा, और यहाँ पे मैक्सिको कंट्री है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो एक दो बार आप देखोगे तो आपको चीज़ें बेटा समझ में आ जाएगी। तब हम आ जाते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। साउथ अफ्रीका में आपको इसमें बता देता हूँ, ये रहा आपका साउथ अमेरिका, है ना। यहाँ पे चिले है, ब्राज़ील है और बोलीविया है, ये सारी बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो साउथ अमेरिका में क्या मिलता है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड आयरन इन द वर्ल्ड। मतलब जो ब्राज़ील है ना, मैंने बताया अभी ब्राज़ील आपको बताया कौन से पोर्शन में है ना। तो ब्राज़ील क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड आयरन। यूरोप में तो होता है सबसे ज़्यादा आयरन, लेकिन हाई ग्रेड का आयरन ब्राज़ील में प्रोड्यूस होता है। चिले एंड पेरू, जो चिले और पेरू है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करते हैं, कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टिन, है ना। इनमें ये आपको देखने को मिल गया। साउथ अमेरिका है ऑल्सो हैज़ द लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। साउथ अमेरिका में क्या है, बहुत ज़्यादा गोल्ड के डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेंगे, सिल्वर के भी, जिंक के भी, क्रोमियम के भी, मैंगनीज के भी, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एप्सेक्सिका एंड डायमंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे डिपॉजिट्स में। तो मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुला, ऑयल जो फाउंड होते हैं हमें वेनेजुला में, अर्जेंटीना में, चिले में, पेरू में और कोलंबिया में, ये सारी चीज़ें ऑयल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो साउथ अमेरिका में आपको, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील का नाम आपको याद रखना है। वर्ल्ड का बेस्ट हाई ग्रेड का आयरन कहाँ से मिलता है, हमें साउथ अमेरिका से ही मिलता है। तो आपको पता चल गया ब्राज़ील से। अब हम आ जाते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट पे। ये रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कॉलोनाइजिंग हुई है, लेकिन अब आजकल ज़्यादा कॉलोनाइजिंग यहाँ पे हो रही है। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों वर्ल्ड में सबसे महंगी है, और ये कहाँ पे मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में जो गोल्ड आता है ना, वो कहाँ से आता है, जिम्बाब्वे, ज़ायरे एंड ये साउथ अफ्रीका, यहाँ से आता है आपका। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल कहाँ पे मिलता है आपको, नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब अफ्रीका के बारे में आपसे कोई पूछे तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर क्या है, ये गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा दुनिया में, तो अफ्रीका ही प्रोड्यूस करता है। तो अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट पे। ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट पे हम जाने की कोशिश करते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है ना, उसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, डायमंड, आयरन और एंड टिन एंड निकल। इसमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। इट ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। और ये इन्होंने दो जगह के नाम बताए हैं, कलगुरिले और कुलगाड़िए, एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये दो एरिया हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं किसके, गोल्ड के, और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेटा गोल्ड देखने को मिलता है आपको। और ये अंटार्कटिका में क्या है, देखो जियोलॉजिकल अंटार्कटिका इज सफिशेंट वेल नोन प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। फ्यूचर में इनको बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल एंड ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्लेस माउंटेन। ये मतलब ट्रांसेंट्रिक और प्रिंस चार्लेस माउंटेन की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ईस्ट अंटार्कटिका फोरकास्ट द आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉमर्शियल क्वांटिटीज़। मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे भी प्रेजेंट है, फ्यूचर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आयरन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, हाई ग्रेड का आयरन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको 3-4 स्टेट के नाम याद रखना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे
हाई ग्रेड के आयरन आपको कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका यहाँ पे देखने को मिलता है। और बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम, जिसे हम एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपको इसके और देखने को मिलेंगे आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। खास करके देखो आप झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तो लगभग सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे ही, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आ जाते हैं माइका कहाँ पे देखने को मिलती है? माइका डिपॉजिट मेनली अगर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? सबसे ज़्यादा दुनिया में जो प्रोड्यूस करता है ना माइका, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है, और वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। और कॉपर देखो तो इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आप देखो कि झारखंड हर जगह आ रहा है, तो आप झारखंड कॉमन बता सकते हो। अब मैंगनीज कहाँ पे है? देखो ये कहाँ पे डिपॉजिट है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ पे आपको मैंगनीज देखने को मिलेगा लार्ज क्वांटिटी में। अब हम आ जाते हैं लाइमस्टोन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइमस्टोन। अब हम आ जाते हैं गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड, इसको बेटा एक बार क्या करना ना, आप मैप में अच्छी तरीके से देखना। अगर मैप में देखना तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब जो गोल्ड है वो कहाँ पे? कोलर इन कर्नाटका में देखने को मिलता है। गोल्ड इन इंडिया में जो है कोलर एक रीजन है कर्नाटका में, वहाँ पे देखने को मिलता है। दीज माइंस आर अमंग द डीपर इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, इसके लिए क्या हो जाती है? बहुत महंगी पड़ जाती है, एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो इसको फ़ायदा नहीं होता करने का। सोल्ट क्या है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सी लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द सोल्ट। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा सोल्ट प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। यूज़ ऑफ मिनरल्स, कुछ यूजेस देखते हैं मिनरल के, कहाँ कहाँ पे इसके यूज़ होते हैं। तो आपको तो पता ही होगा बेटा, जैसे हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे इन मिनरल का यूज़ होता है। एक मिनट, तो आपने देखा होगा, तो मिनरल आर यूज इन द मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। मिनरल विच आर यूज फॉर द जेम्स आर यूजली हार्ड चीज़ों के लिए मिनरल यूज़ होते रहते हैं। मतलब दीज आर देन द सेट ऑफ वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरीज के लिए यूज़ करते हैं मिनरल को। कॉपर इज एन अदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। मतलब हर जगह आपका कॉपर का यूज़ हो सकता है। सिलिकॉन का यूज़ कहाँ पे होता है? सिलिकॉन का यूज़ कंप्यूटर में होता है ना, क्वार्ट्स वगैरह बनाने में। एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ पे होता है बेटा? एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट में से निकलता है। तो इसका यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोप्लेन और बॉटलिंग इंडस्ट्रीज और फिर बिल्डिंग एंड इवन किचन कुकवेयर्स में भी इसका एल्यूमिनियम का और का यूज़ होता है। अब ये होता है कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? देखो ये 3R आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मिनरल को क्या करना है? हमेशा जितना ज़्यादा हो सके कम यूज़ करो, उसको रिसाइकल करो, उसको वापस से यूज़ करते रहो, है ना। ये साइकिल आपकी चलती रहनी चाहिए, तब हम चीज़ों को क्या कर सकेंगे? रीयूज, कंजर्व कर सकेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो दे आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ मिनरल। मतलब एक बार आपने मिनरल को यूज़ कर लिया ना, मिनरल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो अगर आपने उसको एक बार यूज़ कर लिया ना, तो उसको 1000 साल लग जाएंगे वही चीज़ वापस से बनने में। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल। मतलब फॉर्मेशन का इतना समय, बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जितने समय में हम कंज्यूम कर लेते हैं ना, वो कम समय है। तो आप देखो कंज्यूम जल्दी कर रहे हो, लेकिन फॉर्मेशन तो नहीं हो पा रहा ना। इस हिसाब से क्या होगा? आप देखो, अब आपकी इनकम है 100 रुपये, आप जल्दी ख़त्म कर दे रहे हो, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ रही ना, आपकी चीज़ें तो उतनी है, और ये 100 रुपये बनने में और 100 साल लग जाएगा। तो मतलब आप समझ सकते हो, आप कंज्यूमिंग ज़्यादा कर रहे हो और जो फॉर्मेशन है ना उसकी बहुत कम हो रही है। बस ये चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। द रेट ऑफ द फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर, यही चीज़ मैंने बताई। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द माइनिंग। अभी हमें क्या करना चाहिए? वेस्टेज जो है ना रिड्यूस करना चाहिए, जो माइनिंग की प्रोसेस में हो रही है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे, है ना, इन विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। इनको हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। देखो रिड्यूस, रीयूज़, ये साइकिल, ये सारी चीज़ें आपने पता कर ली। ये देखो ये कुछ सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं, सांभर लेक में जो राजस्थान में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और ये क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करते हैं पावर रिसोर्सेज के बारे में। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी छोटी सी है, इसका कोई वो नहीं है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, चाहो तो ना भी रीड करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो, ये पावर जो एनर्जी है ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। हमको चाहिए पावर, हर जगह हमें चाहिए। कैसे एनर्जी, पावर या एनर्जी कुछ भी बोलो आप। जैसे इंडस्ट्रीज़ में आपको पावर चाहिए, एग्रीकल्चर में आपको पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में आपको पावर चाहिए, कम्युनिकेशन में आपको पावर चाहिए, डिफेंस सेक्टर में आपको पावर चाहिए। पावर जो है बहुत ही मोस्ट यूज़फुल रिसोर्स है। तो पावर को हमने कैटेगराइज किया है दो सेक्शन में, एक कन्वेंशनल पावर और एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, है ना। ये जो रिसोर्स है हमने इसको दो कैटेगरी में कर दिया, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, है ना, जो पुरानी मेथड है हमारी वो यूज़ करते आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हमने अभी आजकल में डेवलप कर ली, उसे हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो अब हम इसको और डिटेल से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखो, हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करते। देखो, कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होते हैं, जो एनर्जी हम बहुत कॉमन है हमारे लिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप लकड़ी ले लो और फॉसिल फ्यूल्स, ये हमारे लिए क्या कॉमन है, हम बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। कुछ ये डिफरेंस है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसको देख लो बेटा, है ना। अभी ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, लेकिन हाँ, ये एक बॉक्स की फॉर्म में होती है ना, चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे ऑयल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या होते हैं, फिर फायरवुड को एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कोयले के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, हाइडल पावर जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बाकी मैं इसके बारे में तो डिटेल में आपको अभी यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फायरवुड। फायरवुड क्या होता है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा होगा गांव में हमारे जो 50% आप देखोगे रूरल एरिया जो होते हैं विलेजेस में, वो सारे के सारे क्या लाते हैं, फायरवुड लकड़ियाँ लेके आते हैं और उन्हें जलाते हैं और उससे खाना बनाते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी तो है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे डिप्लेशन आपको दिया होगा। देखो जितना भी है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे मैंने अभी आपको वुड पढ़ाया ना, फायरवुड, तो ये देखो, ये इजी टू एक्सेस होता है, हमें एनर्जी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है ना। लेकिन ये इस जो हम लकड़ी कलेक्ट करते हैं ना, उसमें बड़ा टाइम जाता है, फिर ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है ना। और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस को भी प्रमोट करता है, और इसकी वजह से फॉरेस्ट भी कटते हैं। तो ये आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेटा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, जो एनिमल और प्लांट है ना, जो मर जाते हैं, है ना, जब एनिमल और प्लांट मर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, अंदर दफन हो जाते हैं, है ना। तो वो लाखों सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल में, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल। आया समझ में। जो डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं कन्वर्टेड हो जाते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, दे आर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, मेन रिसोर्सेज है कन्वेंशनल एनर्जी के। हमने देखा है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यही सारी चीज़ें तो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। और फिर उसके बाद द रिजर्व ऑफ दीज रिमेन आर लिमिटेड। और ये क्या है, ये इनकी जो रिजर्व्स है ना, ये सारे क्या है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो, ये लिमिटेड है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रही है, इसकी कंज्यूमिंग ज़्यादा बढ़ रही है। अब कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रही है तो, लेकिन उस हिसाब से तो ये पैदा तो नहीं हो रहे ना, इनको बनने में लाखों साल लग जाता है। तो जिस हिसाब से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसके लिए क्या कहा जा रहा है बेटा, एक दिन क्या होगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। ये सारे क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे सबसे पहले हम कोयले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोयला कहाँ पे पाया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको देखते हैं। कोयला क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। सबसे पहले आप ये जान लो, ये एक तरह का क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना। फॉसिल फ्यूल मैंने बता दिया, जो भी आप प्लांट और एनिमल अंदर डिकेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और उनके ऊपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब तो कोयला भी ऐसा ही हुआ है, जो प्लांट जो बरीड हुए हैं उनकी वजह से क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कोयले में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है ना। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टीम इंजन जो होता था पहले कोयले से ही चलता था। आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं किससे, कोयले से ही जनरेट कर रहे हैं, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जनरेट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट। ये आपको समझ में आ गया। द कोल विच आर यूजिंग टुडे फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो हमने आज जो कोल यूज़ कर रहे हैं ना, वो लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले क्या हुआ था, बना था। और ये क्या है, बहुत ही
मतलब काफ़ी लंबे समय लग गया ना इन्हें। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड एज द बरिड सनशाइन। बरिड मतलब दफनाया हुआ है ना, ये दफनाई हुई जो भी हमारे प्लांट और एनिमल दफन हो गए थे ना मिलियंस ऑफ ईयर एगो, उन्हीं से तो बना हमारा कोल। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन इसके सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है और फ्रांस है, ये सारे क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, कोयले के। और इंडिया में भी हम देखें तो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सारे झारखंड में प्लेसेस हैं। तो झारखंड में आपको सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है। अब हम पेट्रोलियम पे आ जाते हैं। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक गोल्ड। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स द साइकिलिंग फ्रॉम स्क्वीकिंग। मतलब क्या होता है, जब साइकिल चूँ चूँ आवाज़ करने लग जाती है ना, तो उसको क्या करते हो आप, थोड़ा ऑयल डाल देते हो तो अच्छी खासी आवाज़, फिर आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। आपकी कार कैसे चलती है, पेट्रोल से ही तो चलती है ना। ये सारी की सारी इन सब जगहों पे चाहिए क्या होता है आपको, पेट्रोलियम लगता है। अब पेट्रोलियम कैसे मिलता है, ये क्या होती है ना, रॉक्स की जो लेयर होती है वहाँ पे ड्रिल करके, है ना, ड्रिल करके इसे निकाला जाता है। जैसे मैंने पीछे चैप्टर में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, माइनिंग वगैरह में ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है ना। और ये किस फॉर्म में आता है, एक ये आता है थिक फॉर्म में। समुद्र के किनारों खास करके कोस्टल एरिया में ऐसा किया जाता है ना। तो ये क्या होता है, ये थिक ऑयल होता है, थिक एंड ब्लैक कलर का ऑयल जो बाहर निकलता है, फिर इसे हम क्या करते हैं, रिफाइनरीज में भेज देते हैं। रिफाइनरीज में, जिसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं ना, क्रूड ऑयल, फिर वो उसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद उसमें से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, लुब्रिकेंट। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती है, क्रूड ऑयल में से निकलती है। जो आप देखो, जो सऊदी अरब से आता है ना पेट्रोलियम, वो डायरेक्ट किस में आता है, कच्चा तेल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, है ना। वो क्रूड ऑयल आता है और इंडिया में रिफाइनरीज है, जैसे रिलायंस रिफाइनरीज है, ये क्या करती है, इनको रिफाइन करती है, फिर इनमें से क्या करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालती है, जैसे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मैंने बताई ना, वैक्स, लुब्रिकेंट, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें इसमें से निकालती है। मैंने बताया आपको पेट्रोलियम और उसके जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है, वैल्यूएबल है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग द कंट्री, जो चीफ है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कर रही है, वो कौन कौन सी कंट्री है, आप जान लेते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतार, है ना। आजकल तो यूएसए, रशिया और वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सारी कंट्रीज़ क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसमें, पेट्रोलियम में। अब इंडिया में भी हम देख लेते हैं, इंडिया में क्या है, एक डिगबोई आसाम में जगह है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, और डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, वहाँ पे भी ये देखने को मिलते हैं पेट्रोल। तो आपको पता चल गया ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इन्होंने बताया, तो ओरिजिन वर्ड कहाँ से, वर्ड मतलब देखो, पेट्रो मतलब क्या होता है, स्टोन, डेरिवेटिव लैटिन वर्ड। पेट्रो मीनिंग क्या होता है, रॉक्स, और लियम मतलब क्या होता है, ऑयल। तो पेट्रोलियम मतलब क्या हो गया, पत्थर में से निकलने वाला ऑयल, तो ये हो गया पेट्रोलियम। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आ जाते हैं नेचुरल गैसेस पे। इन्होंने दे रखा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूटिंग दैन द पेट्रोलियम डीजल। तो पेट्रोल एंड डीजल से ये कम पॉल्यूटेंट होती है। कौन, सीएनजी। सीएनजी का मतलब फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपसे पूछ सकते हैं बेटा सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हो। अब नेचुरल गैस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रोट टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल को हम सरफेस पे लेके आते हैं ना, तब ये क्या होती है, नेचुरल गैस जो होती है आपकी रिलीज होती है। थोड़ा इसको जूम कर दूँ तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो सरफेस पे आती है तो हम उसी समय इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। इट कैन बी यूज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ना ये, वो कौन है, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है। ये पता चल गया। इंडिया में हम देखेंगे जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और फिर त्रिपुरा आर द सम ऑफ द शोर इन द मुंबई एंड द नेचुरल गैसेज हैव द नेचुरल गैसेज रिसोर्सेज। तो आपको पता चल गया इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा में हो गया, है ना, फिर और मुंबई के कुछ समुद्र के किनारों पे है, ये सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं आपको। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव द सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व इन देयर ओन। बहुत ही कम कंट्रीज होगी जिनके पास सफिशिएंट नेचुरल गैस होगी। तो अब हम आ जाते हैं, देखो, द शार्प इंक्रीजिंग इन आवर कंजप्शन फॉसिल फ्यूल हैज लेड टू डिप्लीशन एट द अलार्मिंग रेट। मतलब मैंने बताया जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो क्या कर रही है, इन चीज़ों को कंज्यूम ज़्यादा कर रही है, तो क्या हो रहा है, ये चीज़ों की कमी तो पड़ेगी ना। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज
फ्रॉम द बर्निंग दीज फ्यूल्स। अब इसमें से क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होंगी, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, ये सारे क्या होंगे, इसमें से टॉक्सिक पॉल्यूटिंग तो निकलेंगे ना, भले थोड़े निकले लेकिन निकलेंगे ना, पॉल्यूशन तो करेंगे ही ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, निकल रही है। और ऑल्सो ये क्या है हमारे लिए, एक क्या है, कंसर्न है, ये बर्निंग कंसर्न बन चुका है ना। अब इसका करे क्या, यही समझ में नहीं आ रहा। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक टू अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप। देखो, बिना चेक किए हुए फॉसिल फ्यूल तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बिना चेक किए हुए कोई घर का नल नहीं ले सकते ना कि हाँ सही है गलत है। अगर ड्रिपिंग हो रहा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका मतलब पानी कितना वेस्टेज होता है वो तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। विच इज़ इवेंचुअल रन ड्राई दिस, और इसको क्या होना चाहिए, ड्राई के तरीके से चलना चाहिए। चलो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ें और अच्छी तरीके से समझते चले जाओगे। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट हैज़ क्लीनर अल्टरनेटिव टू द फ्यूल। ये हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटिव है ना, ये क्लीनर है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं हाइडल पावर पे। अब इसको देख लो, हम देखते हैं यहाँ पे एक डू यू नो का वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको हमेशा पढ़ना होता है। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डेवलप द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे पूछेंगे कौन सी कंट्री थी फर्स्ट जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी, तो वो कौन थी, नॉर्वे थी। अब हम हाइड्रो पावर की बात करते हैं। हाइड्रो पावर मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल से हाइड्रो पावर बताता हूँ। देखो जैसे डैम होते हैं ना, देखो इन्होंने ड्राइंग दिया हुआ है तो इसमें देख के बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये डैम है, तो डैम में आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तो आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये होता है डैम, यहाँ पे क्या होता है, पानी रिजर्व किया होता है ना। रिजर्व करने के बाद इन्होंने क्या किया होता है, फिर जब पानी रिजर्व हो जाता है तो हाइट पे एक रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गेट लगे होते हैं, है ना। और नीचे क्या लगा होता है, इन्होंने टरबाइन वगैरह लगाया होता है अपना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी करने वाले इंस्ट्रूमेंट, जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, और पावर हाउस वगैरह सारे यहीं पे लगाए होते हैं। जब यहाँ से वाटर छोड़ते हैं, जब ये गेट खोलते हैं तो वाटर बहुत तेज़ी से गिरता है। जब तेज़ी से गिरता है तो टरबाइन खूब तेज़ी से घूमता है, और टरबाइन घूमेगा तो आपका ये यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और पावर हाउस से डायरेक्ट आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, और ये क्या होगा, वाटर फ्लो हो जाएगा। और ये जो वाटर फ्लो होगा ना, ये कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी, जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं हर चीज़ के। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसे हम बोलेंगे क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर इरीगेशन, मैंने बताया 1/4 ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 1/4 मतलब वर्ल्ड की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, वाटर से प्रोड्यूस हो रही है, हाइडल पावर से प्रोड्यूस हो रही है। जो मेजर लीडिंग कंट्रीज है ना जो इस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी है, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ क्या है, ये क्या है, मोस्ट लीडिंग कंट्री है जो हाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, और चाइना भी है उसमें। सब इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया में भी है, जैसे भाखरा नंगल डैम है, फिर गांधी सागर है, नागार्जुन है, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, अब तो सरदार सरोवर भी बन चुका है। ये सारे काफ़ी फेमस हैं इंडिया में भी, है ना। तो भाखरा नंगल आप हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये सारे आप देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हमने पढ़ लिया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं, जो आजकल हम यूज़ करने लगे हैं। द इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल लीडिंग टू द शॉर्टेज। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, प्राइस हाइक हो रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, हमारे फ्यूचर में कुछ भी बचेगा नहीं, और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो मोर एवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉज द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और उनका यूज़ भी क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो वी नीड सम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एंड विच आर रिन्यूएबल एनर्जी। और ये क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे कुछ घाटा हमें है नहीं। जैसे आपको देख लेते हैं सोलर एनर्जी, यहीं पे मैं थोड़ा आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगा ताकि आगे जब पढ़ता चलूँगा तो आप थोड़ा रिलेट कर सकोगे। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी देखो, चलो सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे, है ना। सन की जो लाइट होती है, हीट होती है, हम देखते हैं डेली, हम फील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन एंड कैन बी यूज्ड, है ना, एज अ
एनर्जी तो थोड़ा हम इसको पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ये बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी रहे। तो विंड एनर्जी के बारे में हम देख लेते हैं क्या होती है। नॉन पॉल्यूटिंग होती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी होती है, सेफ एंड क्लीन होती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा करती है, हवा मतलब जहाँ पे होती है ना ये हवा ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। विंड मिल जो सेटअप करना होता है ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, डिस्टर्ब करती है हमारे किसको, रेडियो एक्टिव टीवी रिसेप्शन वगैरह को डिस्टर्ब कर देती है। तो फिर उसके बाद हार्मफुल टू बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल होती है। अब सोलर एनर्जी क्या होती है, इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, नॉन पॉल्यूटिंग भी कभी ख़त्म नहीं होगी और पॉल्यूशन भी नहीं करेगी। एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज सोर्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेट वेस्टेज, ये वेस्टेज भी ज़्यादा होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। टाइडल एनर्जी में क्या होता है, टाइडल एनर्जी के एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये डिस्ट्रॉय द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी भी देखेंगे हम, इसमें बायोगैस एनर्जी भी देखेंगे और जियोथर्मल एनर्जी भी देखेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होती है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। और देखो और इसका डिसएडवांटेज क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इससे जनरेट होता है। उसके बाद एक्सपेंसिव होते हैं ये, है ना। जैसे अब बायोगैस की देखें तो ये लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है, मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, है ना। ये क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस कॉजेज द ग्रीन हाउस गैस, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बनती हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, लोकेट। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सिटी से बहुत दूर होती है ना, इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, मतलब कॉस्टली पड़ जाती है। तो मैंने बताया सन की एनर्जी को क्या करते हैं हम डेली फील करते हैं, हीट का, है ना, उसकी लाइट को और हीट को हम डेली फील करते हैं। तो जो सन की जो एनर्जी आती है ना उसे हम ट्रैप करते हैं किस में, सोलर सेल में, है ना। तो हम उसे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब बहुत सारे सोलर सेल मिलके क्या बना जाते हैं, एक सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हीटिंग फाइटिंग पर्पस। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब देखो ये एक सोलर सेल हो गया, अब बहुत सारे सोलर सेल लगा दिए मैंने, तो ये हो गया सोलर पावर प्लांट, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे हीट ट्रैप होती है और ये क्या कर देती है, आपकी हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सोलर एनर्जी। और इससे आगे आप लाइट चला सकते हो, फैन चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का ही पूरा काम करती है। आजकल तो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे हैं और इसको गवर्नमेंट को सप्लाई भी करने लगे हैं। काफ़ी घरों में आप देखोगे ये चीज़ें मिलेंगी आपको, रेलवे स्टेशन पे भी आजकल तो बसों पे भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना। तो आप बता सकते हो हम किस तरीके से हम भाग रहे हैं, किसकी तरफ, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी की तरफ हम बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। तो अब देखो ये एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज कहाँ पे होती है, देखो एनर्जी जो यूटिलाइज होती है ना ये ओनली इक्वेटर रीजन पे ही होती है, पोलर रीजन पे तो हो नहीं सकती। देखो इक्वेटर रीजन कौन सा होता है, ये वाला रीजन, ये मिडल लाइन होती है ना। और ये 23 डिग्री हाफ एंड नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ, इन दोनों के बीच में जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, यहीं पे क्या होती है, ज़्यादा सन की रेज पड़ती है ना, हाई टेम्परेचर यहीं पे होता है। तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइज इसी एरिया में हो पाता है। तो जितनी ज़्यादा सोलर की किरणें पड़ेंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी ट्रैप होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जनरेट होगी, एनर्जी। और ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब ये जो सोलर की एनर्जी कभी ख़त्म तो होने वाली है नहीं, इनएग्जॉस्टिबल है, ये तो मैंने बता दिया। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस यूज्ड इन अ सोलर हीटर, कहाँ पे यूज़ होता है, सोलर हीटर में यूज़ होता है, सोलर कुकर में यूज़ होता है, सोलर ड्रायल बिसाइड द बिंग यूज्ड फॉर अ कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। तो आपको पता चल गया बेटा, सोलर एनर्जी के बारे में कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो सोलर सेल, बहुत सारे सोलर सेल मिलके बना देते हैं सोलर पैनल, है ना। वही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैप करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम बोलते हैं सोलर पावर प्लांट, है ना। और ये क्या कर देते हैं, हम आगे अपने हाउस की घर लाइट वगैरह उससे जला सकते हैं। जैसे इसके काफ़ी यूज़ भी है, सोलर कुकर बन रहे हैं, सोलर ड्राई बन रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल में, कम्युनिटी लाइटिंग में, हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। अब हम आ जाते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब क्या हो गई, हवा से जो एनर्जी बने उसे हम बोलते हैं विंड एनर्जी। तो ये भी क्या है, हवा कभी खत्म होगी क्या है, नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इस बात है, क्या हो गई, ये इनएग्जॉस्टिबल हो गई। तो विंड मिल हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर, मतलब ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, है ना। ये सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं। एंड मॉडर्न टाइम हम क्या बनाते हैं, विंड मिल, है ना। विंड मिल्स तैयार कर रहे हैं। हाई स्पीड ऑफ द विंड रोटेट द विंड मिल
अब जब बहुत तेज़ी से हवा आएगी ना, तो वो क्या करेगी, विंड मिल को रोटेट करेगी। अब विंड मिल को रोटेट करेगी तो उससे क्या होगा, आपका टरबाइन चलेगा। अब टरबाइन चलेगा तो क्या होगा, उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। विंड फार्म हैविंग द क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स, विंड फार्म बोलते हैं ना जिसमें बहुत सारी विंड मिल बन के क्या बनाती हैं, विंड फार्म बना देती है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको कोस्टल एरिया में दिखेगा, जैसे समुद्र के किनारे वाले एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, माउंटेन एरिया में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। जहाँ पे विंड क्या हो रही हो, स्ट्रॉन्ग और स्टीडी विंड कंटिन्यूसली ब्लो कर रही हो, है ना, हवा कंटिन्यूसली बह रही हो। तो विंड फार्म आर फाउंड इन द, अब ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है ये भी देख लेते हैं हम। कहाँ पे, नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में एंड स्पेन में ये सारी एनर्जीज आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, विंड एनर्जी। नोटेड देयर एनर्जी, नोट फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। आया समझ में। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम एंड थोरियम। इनमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। इनको हम क्या करते हैं, फिशन करते हैं। फिशन मतलब करना क्या है, तोड़ना। जब इनको हम तोड़ते हैं ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी निकलती है। क्योंकि क्या है, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होती है मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जब हम इनका फिशन करते हैं ना तो इनमें से बहुत सारी पावर एमिट होती है। मतलब रेज टू 2 में, जैसे 2 है ना, 4 है, इस पावर में ये बढ़ती चली जाती है ना। 2 3 4 5 ऐसे करके इनकी पावर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूएसए में देखने को मिलेगा, यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन इंडिया राजस्थान एंड द झारखंड हैव द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द यूरेनियम थोरियम। ये आपको देखो यूएसए में और वहाँ पे तो आपको न्यूक्लियर पावर देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में जो डिपॉजिट्स हैं इसके वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, राजस्थान और झारखंड में लार्ज डिपॉजिट हैं किसके, तो यूरेनियम और थोरियम के। फाइंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजोइट सैंड्स ऑफ केरला। यहाँ पे आपको दिखते हैं मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया में कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करेंगे। जैसे आपको दिखा रखा है एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में, ये कलपक्कम है ना। तो ये आपको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है। अब ये डू यू नो में भी देख लेते हैं, थोड़ा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इन स्कॉटलैंड। जो सबसे पहली बस शेल्टर बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, स्कॉटलैंड में। अब इंडिया में कुछ मैंने बताया आपको कौन कौन सी जगह पे है। मैंने कलपक्कम बताया आपको, तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर कहाँ, कोटा राजस्थान में है। और फिर नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कायगा कर्नाटक में है। ये सारे हमारे क्या है, पावर प्लांट है। तो ये इन्होंने कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो किया है, डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम को देख लो एक बार। तो ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का डायग्राम है। हीट फ्रॉम द फिशन, अब फिशन होता है तो इसकी हीट निकलती है तो यहाँ से जाती है। तो ये क्या करती है, हीट से क्या होता है आपका स्टीम जनरेट होती है। तो वो स्टीम क्या करती है, पावर इंजन को जलाती है, वो टरबाइन को चलाती है। अब टरबाइन चलता है तो यहाँ से आता है इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी ब्लो हो जाती है। सिंपल है, हीट निकलेगी यहाँ से, खूब एनर्जी रिलीज होगी तो हीट निकलेगी तो यहाँ पे इस कॉइल में पानी भरा होता है। तो पानी इसमें क्या होगा, खूब बॉयल होने लग जाएगा। बॉयल होगा तो इसमें से स्टीम निकलेगी तो वो हाई फोर्स से जाएगी और टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन को घुमाने के बाद जनरेटर के थ्रू आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें कुछ है नहीं। अब हम जियोथर्मल एनर्जी को देख लेते हैं। जियोथर्मल मतलब जमीन में से जो एनर्जी निकल रही है ना, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। जो हमको हीट एनर्जी है ना, जो हमें कहाँ से मिल रही है, अर्थ के अंदर से, उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, धरती के नीचे खोदते चले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होता चला जाएगा। सम टाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और ये कैसे निकल जाती है, कैसे, हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में भी कभी कभी निकल जाती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इस हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग,
एंड बाथिंग, सेवरल यूजेस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो गई। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आपने काफ़ी कुछ देख लिया। ये देखो एक सिंपल डायग्राम दे रखा है जियोथर्मल, यहाँ से हीट निकल रही है ना, ये वाटर, वेल वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। टरबाइन चलेगा इससे, फिर उसके देखो ये आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टरबाइन चलाएगा, टरबाइन चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो कुछ इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है ये एनर्जी, तो आप देखोगे यूएसए में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, उसके बाद फिलीपाइंस, सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी लोकेटेड इन द मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और फिर आपको पूगा वैली इन लद्दाख में देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है बेटा, जो वेव होती है ना समुद्र की, है ना, जो समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, टाइड, समुद्र की टाइड्स ऊपर नीचे हो रही होती है, उसी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। तो आपको समझ में आया क्या, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड इज नोन एज द टाइडल एनर्जी। ये आपको क्लियर हो गया बेटा टाइडल एनर्जी होती क्या है। तो अब हम थोड़ा और इसको और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग of the sea during the high tide and high tide the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। देखो इसमें कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, आपने सुना होगा फुल मून जो आपका आता है। देखो जब अर्थ और ये हाई टाइड लो टाइड सुना होगा ना, जब अर्थ और मून एक साइड आ जाते हैं तो हाई टाइड हो जाता है। और देखो सॉरी, जो सन और मून एक साइड आ जाते हैं तो हाई टाइड होता है ना। तो इस समय क्या होती है, टाइड्स हाई हो जाती है। और जब ये अपोजिट जाता है तो टाइड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो वाटर क्या हो जाता है, इस साइड फ्लो करता है। जब फ्लो करता है तो पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है। पहले पानी को ऊपर लाना पड़ता है, फिर पानी नीचे की तरफ जाता है, तो हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तभी तो फोर्स से आएगा ना, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मतलब कब प्रोड्यूस होती है, जब लो टाइड है तब। तो लो टाइड एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा हाई टाइड या लो टाइड कब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो आपको बताना है एनर्जी प्रोड्यूस कब होती है। तो आप सिंपल से बोलोगे क्या, कि जब लो टाइड होता है तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम आ जाते हैं बायोगैस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बायोगैस बेटा मैं आपको सिंपल ही ऐसे बता दूँ, हम एक टैंकर लेते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं हमारे घर के, जो भी किचन वेस्टेज, ये सारे वेस्टेज जो डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं वो सारा इसमें डाल देते हैं। फूड, काउ डंग, ये सारा जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट समझ लो आप, है ना। काउ डंग हो गया, होम वेस्ट हो गए, ये सारे प्लास्टिक वगैरह नहीं, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल देते हो। और फिर इसको ऊपर से क्या कर देते हो, अच्छी तरीके से पैक कर देते हो। पैक करने के बाद इसमें क्या डाल देते हो, डिकम्पोजर वगैरह, जिसकी वजह से क्या हो जाए, अच्छी खासी सड़ जाए। सड़ने के बाद इसमें से क्या होता है, बहुत सारी वो गैस जनरेट होती है ना। गैस जनरेट होती है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, गैस जनरेट करेंगे। गैस जनरेट हो जाएगी तो फिर वो गैस हम निकालेंगे। और इसमें से कौन कौन सी गैस, दो गैस देखने को मिलती है आपको खास करके, एक मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सीलेंट फ्यूल का काम करती है ना। एंड लाइटिंग द प्रोड्यूसर ह्यूज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इसके बाद क्या होता है, गैस तो निकलती ही निकलते हैं, यहाँ पाइप से हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद इसके अंदर जो बचता है ना मटेरियल, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है, फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये अच्छा खासा फर्टिलाइज़र होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और गवर्नमेंट इसी चीज़ को आजकल बढ़ावा दे रही है कि आप अपने घरों में भी एक टैंक बनाओ ऐसा, जिसमें आप वेस्टेज करो, डिकम्पोज करो और उसको यूज़ करो। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई बेटा। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी द हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो एनर्जी क्या हो रही है, अब उसका मिस यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, कॉस्टली होती चली जा रही है। हमें यूज़ करना आना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। ईच वेस्टिंग एन ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। अगर आपने एनर्जी सेव कर ली तो आपने एनर्जी जनरेट भी कर दी। एक्ट नाउ एंड मेक द ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अब आपके अगर अभी तक नहीं पता है तो कोई बात नहीं बेटा, अब एक्ट करो और अब एनर्जी को सेव करने की कोशिश करो। तो अब हम कुछ, ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा। हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी यहीं पे साथ में देख लेते हैं। नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। अब कुछ को मिनरल बताओ जो आप डेली यूज़ करते हो। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हो। और क्या होता है ना,
वेयर आर द ओर ऑफ मेटलिक मिनरल जनरली लोकेटेड। और क्या होते हैं, मैंने बताया जो आपको मिनरल्स निकलते हैं ना, जैसे बॉक्साइट क्या एक फॉर्म है जो कच्ची फॉर्म ऑफ द मेटल है, रॉ फॉर्म ऑफ द एनी मटेरियल मेटल इज नोन एज द ओर। तो ये और आपको पता चल गया जो भी हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलता है ना, जैसे आयरन ओर होते हैं, एल्युमिनियम ओर होते हैं जिसे हम बॉक्साइट बोलते हैं। और फिर नेम टू रीजन इन विच नेचुरल गैस नेम टू रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। 2 रीजन बताने जहाँ पे नेचुरल गैस आपको देखने को मिलती है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे रीजन बताए हैं, तो आप उसमें से 2 रीजन इजीली बता सकते हो। विच रिसोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट, कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी आप सजेस्ट करेंगे। एरिड रीजन, देखो विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर कोस्टल एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए कौन सी एनर्जी आप सजेस्ट करोगे बेटा। तो आप देख लो कौन सी एनर्जी, मैं तो बोलूँगा आप ये कर सकते हो, क्या नाम है, रूरल एरिया में आप सिंपल हाइडल एनर्जी यूज़ कर सकते हो, है ना। कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हो। एरिड एरिया में जो जहाँ पे धूप ज़्यादा है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सोलर एनर्जी का यूज़ अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो। गिव 5 वे इन विच कैन यू सेव एनर्जी एट होम, कौन से तरीके से आप एनर्जी सेव कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। तो मैंने बताया आपको, आप जितना ज़्यादा हो सके लाइट कम चलाओ, जब ज़रूरत ही नहीं है तो मत चलाओ। जितना आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, आप फिर गैस ज़्यादा फालतू मत जलाओ, हीटर मत जलाओ, है ना। ये सारी चीज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर पे दूसरा। तो टिक द करेक्ट आंसर, ये तो चलो आसानी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल, दे आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल, ये तो है ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर से क्रिएट होता है। दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये भी सही है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, तो ये क्या है, दे आर इनएग्जॉस्टिबल नहीं है भाई, मिनरल्स एग्जॉस्टिबल है ना, ये लिमिटेड है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक समय, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते इनएग्जॉस्टिबल है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस द माइका, माइका कौन प्रोड्यूस करता है, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो ये बेटा अब ऐसा नहीं हर जगह झारखंड डाल देना, तो ये आंसर आप खुद बताना, माइका कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था, तो आप इजीली बता सकते हो। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नोट टू कंजर्व LPG इन योर किचन, soaking dal for time before cooking, cook food in a pressure cooker। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व, जो कौन सी प्रैक्टिस करने से ज़रूरी नहीं है कि आपकी LPG सेव ही होगी। तो अगर आप कुकर में खाना बनाते हो तो एनर्जी सेव होगी, अच्छे खासे सेव होगी। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस, अगर अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया आपने, चॉप्ड कर दिया तो अच्छी तरीके जल्दी पक जाएगा खाना, तो भी सेव होगी। कुकिंग फूड in an open pan kept on low flame, soaking the dal for some time before cooking it। तो ये गलत है आपका, है ना, नहीं ये भी सही है, तो आपका ये गलत हो गया। ओपन पैन में ज़रूरी नहीं है आप खाना बनाओगे लो फ्लेम में तो आपका गैस सेव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लो फ्लेम में बनाओ, फ्लेम में बनाओ या ज़्यादा फ्लेम में, ओपन पैन मतलब ओपन पैन, आया समझ में। अब हम आ जाते हैं कुछ रीज़न भी देख लेते हैं। एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट मस्ट बी केयरफुल लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम, आपको हाँ देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, इन्वायरमेंट इंस्पेक्ट करना चाहिए आपको, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसनट्रेटेड अराउंड द कोल माइंस, क्यों ज़्यादातर कंट्रियाँ कोल माइन के अराउंडेड में क्यों इस्टेब्लिश होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, लेबर कॉस्ट बच जाता है, काफ़ी कॉस्ट बच जाता है, और इजीली चीज़ें क्या होती है एक्सेसिबल हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग बच जाती है आपकी। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि ये क्या है एग्जॉस्टिबल है, ये आपको बताना है। और भी आगे, क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरनमेंट कंसर्न, क्वेरिंग मतलब खोदना, है ना, मेजर बिकम बन सकता है, मेजर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्यों, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या अंतर है ना, ये मैंने आपको बताया था। बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या अंतर है, फेरस एंड नॉन फेरस में मिनरल में क्या अंतर है,
मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मेटल मिनरल में क्या फ़र्क है, तो ये आपको बताना है बेटा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। मैं आपके सभी डाउटों का आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।